नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चेक बाउंस केस से रिलेटेड कुछ नए कानून के बारे में और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले, हाई कोर्ट के कुछ गाइडलाइन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अगर ये कानून आप जान जाएंगे तो हो सकता है चेक बाउंस केस से रिलेटेड कोई भी ऐसे जाल बवाल में आप नहीं फंस सकते। इस केस में होता क्या है, इसमें एक बिल्डर होता है जो कि फ्लैट बनाकर बेचता है और इसमें जो खरीदार होते हैं, फ्लैट खरीदार होते हैं, ठीक है, जो इसमें प्रतिवादी हैं। होता क्या है, उन दोनों के बीच में कोई डील होती है, एग्रीमेंट होता है और तकरीबन जो खरीदार होता है वो 2 फ्लैट बुक करवाता है और कुछ समय बाद एक फ्लैट के जो बुकिंग होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जब एक फ्लैट का बुकिंग कैंसिल कर दिया जाता है तो जो बिल्डर होता है उसके द्वारा एक चेक जारी किया जाता है। वो तकरीबन 63,19,367 रुपए का वो चेक होता है। अब चूंकि जब चेक जाकर अकाउंट में डाला जाता है तो चेक बाउंस हो जाता है। बाद में जो खरीदार होता है वो डीलर को नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने जब भेजता है, कार्रवाई शुरू करता है, आगे एफआईआर भी दर्ज करवाता है। क्रिमिनल कैटेगरी में आता है तो पुलिस के पास में एफआईआर भी करवाया जाता है। चूंकि ऑलरेडी मतलब ये केस ही एनआई एक्ट जो होता है वो क्रिमिनल केस की कैटेगरी में आता है, तो इसमें तो ऑलरेडी मतलब इसमें एफआईआर दर्ज करवाने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा लोग करते हैं। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो बीच में जो बिल्डर होता है वो कुछ पैसे भी, अमाउंट भी ट्रांसफर करता है आरटीजीएस के माध्यम से। तकरीबन 59,683 रुपया 50 पैसा के आसपास में 2 अमाउंट ट्रांसफर होते हैं, यानी पैसा देना शुरू कर देता है। और तकरीबन ये कहिए कि कुछ समय जब तक केस फाइल होता है, केस चलना शुरू हो जाता है, तब तक पूरा पैसा यानी कि 63,19,367 रुपया पूरा का पूरा पैसा बिल्डर द्वारा खरीदार को दे दिया जाता है, यानी बकाया कुछ भी नहीं रहता। इसके बावजूद ये केस वहां पे सेटल नहीं होता है, केस आगे चलता रहता है। अब चूंकि जो डीलर होता है, बिल्डर होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उसके अगेंस्ट एफआईआर भी हो चुके होते हैं और एनआई एक्ट के जो चेक बाउंसिंग के केस होते हैं वो भी ट्रायल कोर्ट में चल रहे होते हैं। बिल्डर को जब कोई कुछ रास्ता नहीं दिखता तो लास्ट में माने राजस्थान हाई कोर्ट में जाता है और वहाँ पे ये सारे जो एफआईआर उसके अगेंस्ट दर्ज होते हैं और जो केस क्रिमिनल ये एनआई एक्ट का जो केस चल रहा था, इन सबको रद्द करवाने के लिए कहाँ राजस्थान हाई कोर्ट में जाता है और वहाँ पे एक याचिका डालता है। जब राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका डाला जाता है तो राजस्थान हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ द्वारा केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। तो उसमें एक बहुत बड़ी ट्विस्ट ये आती है, जब सभी दलीलों को देखने के बाद में जो रिकॉर्ड में एविडेंस लगाए जाते हैं, सबको देखने के बाद ये पता चलता है क्योंकि जितना चेक बाउंस हुआ है, जितने अमाउंट का चेक बाउंस हुआ है, वो अमाउंट ऑलरेडी इसमें जो खरीदार है उसके अकाउंट में ऑलरेडी 2 अकाउंट में थोड़ा थोड़ा करके पूरा पैसा जा चुका है। तो माननीय हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि जो चेक बाउंस का मामला जो होता है, इसमें जो हम जेल का क्या नाम है भय दिखाते हैं, वो हमारा जो मतलब इसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है, केवल सामने वाले से, ठीक है, पैसे निकलवाना, ना कि उसे दोषी बनाकर उसको सजा दिलवाना, उसको सजा दिलवाकर उसको ठीक करना। नहीं, इस केस का, इस एक्ट का जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि इसमें जो दोषी होते हैं उनको सजा दिलवाया जाए और सजा दिलवाने के साथ साथ में केवल उनको भय, सजा का भय हो, सजा दिलवाया जाए, उनको भय हो और वो पैसा सारा वापस कर दें। यानी ये जो एक्ट है, ये जो केस है, ये कानून है, ये खाली पैसा निकलवाने के लिए बनाया गया। इस चीज़ पर फोकस करते हैं और साथ में माननीय हाई कोर्ट द्वारा 3 लैंडमार्क जजमेंट की गाइडलाइन के बारे में भी बोला जाता है। नंबर 1, जिम्पस प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल 2021 का फेमस जजमेंट है, जिसके बारे में बताया जाता है, हवाला दिया जाता है। उसके बाद में दामोदर एस प्रभु बनाम सैयद बाबालाल, एक बहुत ही फेमस जजमेंट है, 2010 का जजमेंट है, जिसमें कहा गया था, एक गाइडलाइन बनाई गई थी, जो कोई भी इसमें कंप्लेनेंट होता है या जो भी इसमें चेक बाउंस केस से रिलेटेड होता है, जो कोई भी इसमें XY पार्टी, कोई भी पार्टी होती है, वो किसी भी स्टेज में केस को सेटल कर सकती है। इसमें बताया गया था किसी भी स्टेज में केस को सेटल किया जा सकता है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट के समय हो या नोटिस के समय, या फिर चाहे केस चल चुका हो या केस का पहली दूसरी डेट में ट्रायल कोर्ट में, तो वहां भी सेटल कर सकता है, हाई कोर्ट में भी कर सकता है। और साथ में ये भी बताया गया था, अगर केस को ट्रायल कोर्ट के दूसरे तीसरे डेट पर ही अगर सेटल किया जाता है तो इसमें 10% के साथ में केस को सेटल किया जा सकता है।
हाई कोर्ट में बताया गया था अगर इसी केस को हाई कोर्ट में सेटल किया जाएगा तो 15% के साथ में सेटल किया जा सकता है। और यहाँ तक ये भी बताया गया था कि अगर इसी केस को माने सुप्रीम कोर्ट में अगर सेटल किया जाता है तो वहाँ पे भी 20% के साथ में केस को सेटल किया जा सकता है। इन सभी केसों का हवाला देते हुए माने हाई कोर्ट द्वारा जो ट्रायल कोर्ट के फैसले होते हैं उसको रद्द कर दिया जाता है, और साथ में जो आपराधिक कार्रवाई चल रही होती है सबको रद्द कर दिया जाता है, और साथ में जो बिल्डर के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुआ होता है, नेगेटिव एफआईआर दर्ज होता है, उसको भी रद्द कर दिया जाता है। और साथ में मानी हाईकोर्ट द्वारा एक और बहुत बड़े जजमेंट का हवाला दिया जाता है। मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम कंचन मेहता 2017 का जजमेंट है, जिस पर भरोसा करते हुए मानी हाईकोर्ट द्वारा बहुत बड़ी बात कही जाती है। इस केस का हवाला देते हुए यह कहा जाता है इस एक्ट का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है खाली पैसे का भुगतान करवाना, जो पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, उसको निकलवाना। इसीलिए जेल की धमकी दी जाती है, और शायद इसीलिए इसमें 2 साल का सजा का प्रावधान इसीलिए किया गया ताकि पैसा निकालना आसान हो जाए। लोग पैसा नहीं देते हैं तो जेल की डर से पैसा दे देंगे, और इसीलिए ये कानून बनाया गया था ताकि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस का जो ये व्यापार है, ठीक है, ये जो केसेस हैं इसमें कमी आए और लोग अब जो सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है वो तेजी से हो जाए, ज्यादातर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने ना पड़े। आज मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए इस केस को मानी हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने, जितने भी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने का मेन उद्देश्य यही था, चूंकि इसमें जो खरीदार होता है उसको सारे पैसे मिल गए होते हैं थ्रू आरटीजीएस। इसके बावजूद बिल्डर के अगेंस्ट कार्रवाई जो चल रही होती है, आपराधिक कार्रवाई चल रही होती है, जो कि बेबुनियाद होती है, क्योंकि इस केस का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है पैसा निकलवाना, ना कि दोषी को सजा दिलवाना। और चूंकि वो चीज हो चुका होता है, यानी कि इस जो एक्ट होता है, इस एक्ट का जो उद्देश्य होता है वो पूरा हो जाता है। और जब इस एक्ट का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो केस को बिना वजह के चलाना ठीक नहीं होता। इसलिए माने हाई कोर्ट द्वारा इस सभी आपराधिक कार्रवाई को, मतलब बिल्डर के अगेंस्ट जितने भी आपराधिक कार्रवाई होती है सारे को रद्द करने का आदेश दिया जाता है। दोस्तों आशा करता हूं ये चीज आप समझ गए, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।